नमस्कार डियर स्टूडेंट, मैं अनीश शर्मा उड़ान एएस एकेडमी के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2026 में जो आयोजित होने वाली है उसके लिए पर्यावरण और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के प्रश्न, पीएससी की प्रारंभिक परीक्षा जो 2026 में आयोजित होने वाली है उसके लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण के प्रश्न की चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न पर्यावरण से संबंधित है। प्रश्न है कि हाल ही के वर्षों में मानव गतिविधियों के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि उसमें बहुत सी वायुमंडल के निचले भाग में नहीं रहती। क्योंकि तो इसमें पूछा गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ तो चुकी है। देखिएगा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड आज के डेट में पहले इसकी जो मात्रा थी 0.03% वायुमंडल में, वो 0.04% तक बढ़ चुकी है, जो कि क्या है, ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापन का बहुत बड़ा कारण है। आपसे पूछा गया है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो वायुमंडल के निचले भाग में क्यों नहीं रहती है। ठीक है, मतलब क्षोभमंडल, वायुमंडल क्या है, देखिएगा पृथ्वी की सतह, पृथ्वी के सतह का ऊपर का जो एरिया है जिसको क्षोभमंडल कहते हैं, उसमें सभी प्रमुख गैसें रहती हैं। क्षोभमंडल मतलब ट्रोपोस्फियर में, उसी को वायुमंडल या एटमॉस्फेयर कहा जाता है। तो ये प्रश्न में पूछा गया कि निचले भाग में नहीं रहता है कार्बन डाइऑक्साइड, उसका कारण पूछा गया है। और इसमें से जो ऑप्शंस है उसको पढ़ते हैं। यह क्या है, बाह्य समताप मंडल में पलायन कर जाती है। मतलब क्या बोला गया है कि ये क्या होता है कि ऊपर चला जाता है समताप मंडल, क्षोभ मंडल के ऊपर समताप मंडल क्या होता है, स्ट्रेटोस्फियर में। ठीक है, समुद्रों में पादप प्लवक मतलब फाइटोप्लैंक्टन, ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन के द्वारा क्या है, ग्रहण कर लिया जाता है। ध्रुवीय बर्फ छत्रक मतलब क्या होता है, ग्लेशियर है ना, जो नॉर्थ और साउथ पोल में जो ग्लेशियर है, वायु का प्रग्रहण मतलब उसको एब्जॉर्ब कर लेते। तो इसमें से आपको क्या है, सही कूट का चयन करना है। ठीक है, क्लियर है। तो देखिएगा क्या है, इसमें क्या होगा, जो ऑप्शन में है, देखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, समताप मंडल या ट्रोपोस्फियर में नहीं जाती है। ठीक, और ना ही क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो एब्जॉर्प्शन है वो ग्लेशियर के द्वारा किया जाता है। तो दोनों ऑप्शन गलत है। इसमें से फाइटोप्लैंक्टन जो होते हैं, है ना, ये एक कोशीय पौधे हैं। फाइटोप्लैंक्टन क्या है, एक कोशीय पौधे हैं, यूनिसेलुलर प्लांट है। तो ये जो पौधे हैं, ये जो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, जो प्रोड्यूस होता है हमारे इन्वायरमेंट में। और याद रखिएगा पादप प्लवक या यूनिसेलुलर प्लांट जो है फाइटोप्लैंक्टन, वो सबसे ज्यादा पृथ्वी में ऑक्सीजन को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। क्योंकि फोटोसिंथेसिस में क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण की जाती है और ऑक्सीजन गैस छोड़ा जाता है पौधों के द्वारा। तो फाइटोप्लैंक्टन क्या है, एक प्रकार के एक कोशीय पौधे हैं। ठीक है, और इस प्रकार के जो कूट वाले प्रश्न हैं आजकल पीएससी और व्यापम दोनों में पूछा जा रहा है। तो इस प्रकार के प्रश्नों की आपको प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन फैक्चुअल क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल जिसको एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बोलते हैं, वो कब से इफेक्टिव हुआ, ये पूछा गया है। ठीक है, देखिएगा क्या है, हालांकि अगर आप ऑप्शन देखोगे तो काफी पहले से ये क्या हो चुका है, इसकी स्थापना हो चुकी है। लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये हमेशा प्रासंगिक रहता है, हमेशा रेलेवेंट रहता है, न्यूज में रहता है। उसका कारण मैं बता रहा हूं, छत्तीसगढ़ में क्या है, अडानी की जो कंपनी उसके द्वारा कोल ब्लॉक के लिए क्या किया जा रहा है, बहुत सारे पेड़ पौधों को काटा जा रहा है। तो वो मामला कोर्ट तक भी पहुंचा था। और एनजीटी क्या करती है, पर्यावरण से संबंधित जितने भी मुद्दे हैं या विवाद है, वाद विवाद का निपटारा करती है। तो ये क्या है, पर्यावरणीय मुद्दों मतलब इन्वायरमेंटल जितने भी क्या है ना, इंसिडेंट होते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है या कहीं भी नियम कानून का उल्लंघन हुआ है ना, तो वहां पे क्या है, ये केस ना एनजीटी के पास जाता है। और एनजीटी क्या है, एक ना गैर संवैधानिक निकाय है। ठीक है, क्लियर। तो ये ध्यान रखिएगा। और ये अक्टूबर 2010 से प्रभावी हुआ है ना, एनजीटी अक्टूबर 2010 से प्रभावी हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अभी न्यूज में क्यों है, क्योंकि देखिएगा क्या है, छत्तीसगढ़ में जो कोल ब्लॉक के लिए पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं हमारे सरगुजा संभाग की तरफ। ठीक है, तो वहां बहुत ज्यादा वाद विवाद हुआ है, तो इसलिए क्या है, रेलेवेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं,
समाचारों में कभी कभी दिखने वाले एजेंडा 21 है ना, ठीक है, निम्नलिखित से संबंधित, मतलब एजेंडा 21 से रिलेटेड क्या है, कथनों पर विचार करना है। कूट वाला प्रश्न है, यह धारणी विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। कार्य योजना मतलब होता है वर्कशॉप, ठीक है ना। धारणी विकास का मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। धारणी विकास का मतलब क्या होता है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो धारणी विकास का मतलब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो 1980 के दशक में ब्रेटलैंड कमीशन के रिकमेंडेशन से आया था, ठीक है, जिसमें क्या कोशिश की जाती है कि ऐसे डेवलपमेंट के उपाय किए जाए, मतलब विकास, डेवलपमेंट मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल बनाना, सड़क बनाना, बिल्डिंग बनाना, हॉस्पिटल बनाना, कोई भी क्या है इंडस्ट्री का प्रोजेक्ट लॉन्च करना, बट उसके लिए पर्यावरण की अनदेखी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो पर्यावरण संतुलन के साथ ही डेवलपमेंट करना सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। तो एजेंडा 21 में क्या उसके बारे में उल्लेख था कि नहीं था, ये प्रश्न में है। 2002 में जोहान्सबर्ग में हुए धारणी विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन, ठीक है, में इसकी उत्पत्ति हुई। तो प्रश्न में यह पूछा गया है, क्या एजेंडा 21 है ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, और क्या इसका कंसेप्ट सन 2002 में जो जोहान्सबर्ग में पर्यावरण को लेकर मीटिंग हुई थी। जोहान्सबर्ग क्या है, साउथ अफ्रीका का एक क्या कहना चाहिए शहर है, वहां पे ये जो मीटिंग हुई थी ग्लोबल लेवल पे, उस पे इसका ना क्या है कंसेप्ट आया था, ठीक है। तो देखिएगा 2 ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से, है ना। तो एजेंडा 21 क्या है, ये केवल क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित है, लेकिन इसका कंसेप्ट 2002 में हुए मीटिंग से नहीं आया है। तो इसमें केवल क्या है, पहला वाला ऑप्शन, ठीक है, पहला वाला ऑप्शन क्या है, सही है। और याद रखिएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इन्वायरमेंट के लिए, तो इसको जरूर पढ़िएगा। ठीक है, तो इसको आपको पढ़ना है, सतत धारणी विकास बोलते हैं इसको हिंदी में। अगला प्रश्न है, विश्व की विशालतम बैरियर रीफ प्रणाली कहां पर स्थित है, ठीक है। तो ये जो बैरियर रीफ पूछा गया है ना, ये बेसिकली पूछा गया प्रश्न कोरल रीफ से, ठीक है। कोरल रीफ को प्रवाल भित्ति बोलते हैं, कई बार प्रश्न आ चुका है इससे, है ना। तो कंपटीशन एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया का ही अलग अलग क्या है दिशाओं में स्थित तट या कोस्टल एरिया को पूछा गया है, तो पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी, है ना। तो इसका जो मैं आपको कोरल रीफ के बारे में बता देता हूं पहले, फिर हम लोग आंसर में आएंगे। देखिएगा कोरल रीफ क्या होता है, कुछ समुद्री जीव हैं जो कि सिलेंट्रेटा, है ना, सिलेंट्रेटा समूह में आते हैं, जिसमें जेलीफिश वगैरह आता है, हाइड्रा वगैरह, है ना। तो सिलेंट्रेटा एक ग्रुप है एनिमल का जो कि समुद्र में पाया जाता है। इनके शरीर में क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट पाए जाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इसी का एक एग्जाम्पल है सिलेंट्रेटा का कोरल। तो कोरल क्या है, समुद्र के नीचे पाया जाने वाला एक जंतु है। इसके ऊपर शैवाल जम जाता है, शैवाल मतलब काई, एल्गी, और फिर वहां पे इकोसिस्टम डेवलप होता है, ठीक है। तो ये हमारे मरीन इकोसिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, एक एग्जाम्पल है। अब क्या है, कहां कहां पे कोरल रीफ पाया जाता है पूरे वर्ल्ड में, तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो बड़ी जो श्रृंखला है करीब करीब 1800 से 2000 किलोमीटर की, वो है ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है, वो है ग्रेट बैरियर रीफ। तो ग्रेट बैरियर रीफ है वो सबसे बड़ा कोरल रीफ का रेंज है, और ये है कहां पे, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में है ये, ठीक है। ये कहां पे, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में। इसके अलावा भारत में क्या है, अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है, और लक्षद्वीप यहां पे पाया जाता है, तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इसका कोरल रीफ का ब्लीचिंग कैसे होता है उससे भी प्रश्न बनता है एग्जाम में, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन्वायरमेंट के लिए, ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, ब्लू कार्बन क्या है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन दिया गया है
है ना, महासागरों और तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों द्वारा प्रगहित मतलब एब्जॉर्ब्ड कार्बन। ठीक है, महासागर मतलब सीज और ओशन, और क्या है कोस्टल एरिया में, कोस्टल एरिया में जो इकोसिस्टम रहता है वहां से एब्जॉर्ब्ड कार्बन। ठीक है, बायोमास और कृषि मृदा में प्रच्छादित कार्बन मतलब जो बायोमास से, और क्या है एग्रीकल्चरल जो सॉइल रहता है उसमें निकलने वाला कार्बन। पेट्रोलियम और क्या है प्राकृतिक गैस से अंतर्विष्ट कार्बन मतलब कि क्या होता है फॉसिल फ्यूल का जो बर्निंग होता है ना, जैसे पेट्रोल और डीजल का ऑटोमोबाइल्स में मतलब गाड़ियों के द्वारा जो गाड़ियों का धुआं है उसका कार्बन। और वायुमंडल में विद्यमान कार्बन, वायुमंडल में विद्यमान कार्बन मतलब क्या हो गया, जैसे कि नेचुरल ये कोल के रूप में, ग्रेफाइट के रूप में, और यदि हम लोग कंपाउंड के रूप में देखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में रहता है जो हम लोग सांस के द्वारा छोड़ते हैं। और कुछ भी क्या है चीजों को जब जलाया जाता है ना, खासकर फॉसिल फ्यूल का दहन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। यही पूछा गया कि ब्लू कार्बन क्या है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इसका आंसर है महासागरों और तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों को द्वारा क्या है एब्जॉर्ब्ड कार्बन। अब इसको समझते हैं ब्लू कार्बन को क्या है। देखिएगा क्या है, जितना भी हमारा सीज और ओशन वाला मतलब तटीय प्रदेश है तो भारत में 9 राज्यों की सीमा समुद्र तट से छूती है। ठीक है, वहां पे कुछ ना विशेष प्रकार के वेजिटेशन या पेड़ पौधे पाए जाते हैं जिसको क्या बोला जाता है, जिसको मैंग्रोव बोला जाता है। तो मैंग्रोव बहुत ही इंपॉर्टेंट वेजिटेशन है इकोसिस्टम के लिए। तो ये जो मैंग्रोव रहता है ना, ये जो मैंग्रोव रहता है ये क्या करता है, ये तो ये कोस्टल एरिया में पाया जाता है, कोस्टल एरियाज में क्या है ये मैंग्रोव पाया जाता है। तो एक चीज इंपॉर्टेंट ये हो गया। ठीक है, तटीय प्रदेशों में पाया जाता है। दूसरा चीज क्या करता है, इसकी जो जड़ें हैं ना वो हवा में लटकती, क्योंकि ना तटीय प्रदेशों में क्या है दलदली मिट्टी रहती है। तो ये एक चीज ये इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने वाला, ये सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने वाला प्लांट है। ठीक है, तो ये हमारे इकोसिस्टम या एनवायरनमेंट के लिए बहुत जरूरी है, जो कि क्या कर सकता है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा भी रहा है। और दूसरा, चूंकि ये तटीय प्रदेशों में कोस्टल एरियाज में पाया जाता है तो कभी भी जब कभी भी साइक्लोन, आंधी तूफान ये सब आते हैं तो क्या है इससे टकराते हैं तो वो आंधी और तूफान की वेलोसिटी को कम कर देता है, जिससे नुकसान भी कम होता है, तो हमारे ऊपर इकोनॉमिक बर्डन भी कम आता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वेजिटेशन है। तो ये क्या है, पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ब्लू कार्बन का संबंध जो है वो मैंग्रोव फॉरेस्ट या वेजिटेशन से है, तो ये ध्यान रखिएगा। हमारे इंडिया में मैंग्रोव फॉरेस्ट है, सुंदरबन के डेल्टा वाले एरिया में ज्यादा पाए जाते हैं, वैसे तो सभी कोस्टल एरिया में है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वनस्पतिक संरक्षण हेतु स्वस्थाने इन सिटू पद्धति नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, है ना, इन्वायरमेंट का। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा इन सिटू कंजर्वेशन नहीं है। अब देखिएगा क्या होता है, फ्लोरा और फौना, है ना, फ्लोरा एंड फौना। तो फ्लोरा एंड फौना को क्या किया जाता है, फ्लोरा मतलब होता है प्लांट और फौना मतलब क्या होता है जीव जंतु। तो फ्लोरा मतलब प्लांट और फौना मतलब क्या होता है जीव जंतु। होता क्या है देखिएगा, फ्लोरा और फौना जहां पे जिनकी प्रजातियां ज्यादा हैं और उनको क्या किया जाता है, मतलब जहां पे बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है उनको वहीं संरक्षित कर लिया जाता है। ठीक है, जहां पे उनकी प्रजातियां ज्यादा है उनको वहीं संरक्षित कर लिया जाता है। तो उसका एग्जाम्पल है नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, अभ्यारण्य और बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये सब क्या है, जहां का तहां, है ना, हम लोग क्या करेंगे बायोडाइवर्सिटी का अध्ययन करेंगे, देखेंगे कि कहां पे ज्यादा है और उस जगह पे क्या करेंगे उसको कंजर्व करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। तो नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व कहलाता है वो। तो इस प्रकार का कंजर्वेशन क्या है, इन सीटू। इन सीटू मतलब पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के उनके नेचुरल हैबिटेट या प्राकृतिक आवास में संरक्षित करना। और जब कभी ऐसा संभव नहीं हो पाता तो क्या होता है, इनके प्राकृतिक आवास से बाहर भी इनको संरक्षित किया जाता है, जिसको एक्स सीटू कंजर्वेशन बोलते हैं। ठीक है, जिसको एक्स सीटू कंजर्वेशन बोलते हैं। तो इसमें से क्या है देखिएगा, है ना, वन्य जीव प्राणी अभ्यारण्य मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन सीटू है, नेशनल पार्क इन सीटू है, बायोस्फीयर रिजर्व है ना जो है वो इन सीटू है,
बायोस्फीयर रिजर्व भी इन सिटू है। इसमें से बॉटनिकल गार्डन या वनस्पति उद्यान क्या है, ये एक्स सिटू कंजर्वेशन का उदाहरण है। तो इसका आंसर बी होगा, तो ये ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आज के डेट में सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न में से एक है, ठीक है। छत्तीसगढ़ का प्रथम रामसर साइट, क्लियर। और एक चीज आप ध्यान रखेंगे, जब तक आप करंट से अपडेट होके पढ़ाई नहीं करेंगे तो आपका ना क्या है, सिलेक्शन बड़ा दिक्कत है भाई, ठीक है। तो आपका सिलेक्शन बड़ा दिक्कत है, तो ये ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, क्लियर है। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ये आपको प्रश्न को देखिएगा। छत्तीसगढ़ का प्रथम रामसर साइट घोषित किया गया, चाणकमार, मुंगेली, कोपरा जलाशय बिलासपुर, गंगरेल धमतरी और कांगेर वैली बस्तर, ठीक है। हुआ क्या है देखिएगा, रामसर साइट ना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए। क्या हुआ था, 2 फरवरी 1971 को रामसर एक शहर है ईरान का, वहां पे क्या हुआ था, मीटिंग हुई थी पर्यावरण को लेके। तो वहां पे जो मीटिंग हुई थी उसमें क्या हुआ था, रामसर शहर में जो मीटिंग में जितने भी आर्द्र भूमियां या वेटलैंड्स हैं उसको भी बायोडाइवर्सिटी के सबसे क्या है समृद्ध क्षेत्रों में काउंट करने के लिए क्या है सिफारिशें या रिकमेंडेशन दी गई थी। और तब से जितनी भी आर्द्र भूमियां हैं, मतलब समुद्र का किनारा जहां पे जमीन मॉइस्ट या दलदली रहता है, तालाब का किनारा, नदी का किनारा या झील का किनारा, ये सभी आर्द्र भूमियों में सम्मिलित किया जाता है। इन सभी को बायोडाइवर्सिटी के समृद्ध क्षेत्रों में गिना जाता है, ठीक है, क्योंकि वहां पे जो मिट्टी रहती है उपजाऊ रहती है और क्या है मिट्टी में जल की मात्रा ज्यादा होती है, जो कि पौधों के लिए बहुत ही फेवरेबल होता है, ठीक है। और क्या है, इंडिया में भी बहुत सारे साइट्स हैं आर्द्र भूमियों के। अब सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या हो गया एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि छत्तीसगढ़ में अभी तक एक भी वेटलैंड साइट नहीं था, लेकिन कोपरा जलाशय को क्या किया गया है ना, बिलासपुर जिले में जो है उसको पहला रामसर साइट घोषित कर दिया गया है। तो आपको क्या है, ये वेटलैंड क्या होते हैं, है ना, रामसर साइट क्या है, ये मीटिंग कब हुई थी और विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, और अभी वर्तमान में रामसर जो क्या है साइट है उसकी संख्या फिर से अपडेट हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या होता है, अपडेट होता रहता है, हर 2-4 महीने में कहीं ना कहीं डिक्लेयर करते रहते हैं, तो इसको आपको अपडेट करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, है ना। अगला जो क्वेश्चन है ये भी कूट वाला है। तो प्रश्न पढ़ते हैं, मिशन डिजिटल श्रम सेतु नीति आयोग द्वारा प्रस्तावित परिवर्तनकारी क्या है, पहल है। श्रम सेतु नीति का उद्देश्य एआई, ब्लॉकचेन एवं रोबोटिक्स और इमर्सिव लर्निंग जैसी तकनीकों से भारत को सशक्त बनाना है। और अगला इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, श्रम सेतु नीति श्रमिकों के लिए समय और भुगतान सामाजिक सुरक्षा का लाभ देना है, तो इसका उद्देश्य है, ठीक है, ठीक है। तो सामाजिक सुरक्षा में और समय और भुगतान का मतलब क्या है कि उनको क्या होता है, जो भी काम कर रहे हैं मजदूरी मिल रही है तो वो ऑनलाइन उनके अकाउंट में जाएगा, ठीक है। और जितना भी क्या है पीएफ का जो रहता है प्रोविडेंट फंड टाइप की फैसिलिटी मिलेगी, है ना, सारा मतलब ऑनलाइन हो जाएगा। और उनका जो भी इंश्योरेंस वगैरह होता है, क्योंकि बहुत सारे मजदूर ना जोखिम वाले कार्य जैसे माइंस वगैरह में, बारूद की फैक्ट्री में काम करते हैं, तो उनको प्रोटेक्शन देने के लिए गवर्नमेंट ने क्या है ऑनलाइन मिशन चालू किया है। तो ये 3 दिया हुआ है, तो 3 जो हमारे पास ऑप्शन है उसमें क्या क्या सही है ये पूछा गया है। केवल 1 और 2, 2 और 3 और केवल 3, और क्या लास्ट वाले में बोला गया सभी कथन सत्य है, ठीक है। तो देखिएगा ये बहुत ही एक ना महत्वाकांक्षी योजना है सरकार की। अधिकांश लोग जो ना क्या है इसके बारे में नहीं पढ़े हैं वो तीसरे ऑप्शन में ही टिक करेंगे, क्योंकि श्रम से तू पढ़ के क्या लग रहा है कि ये ना श्रमिकों के लिए, जबकि ध्यान रखिएगा ऊपर दोनों के ऑप्शन भी सही है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, सभी कथन सत्य है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, कार्बन सिंक कहलाने वाले वन हैं। 4 ऑप्शन दिया हुआ है,
उष्णकटिबंधीय वन, है ना, उष्णकटिबंधीय मतलब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, भूमध्य रेखीय वन, इक्वेटोरियल रीजन में जो पाए जाते हैं फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट और नन ऑफ अबव, इनमें से कोई नहीं। तो कार्बन सिंक कहलाने वाले फॉरेस्ट किसको बोला जाता है? ठीक है, क्लियर? देखिएगा इसका आंसर देखते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था ब्लू कार्बन, ठीक है, तो ब्लू कार्बन में हमने देखा था क्या कि ऐसे वेजिटेशन जो कि कोस्टल एरिया में उगते हैं, जिसका मैंने एग्जाम्पल बताया था आपको मैंग्रोव, जिसका एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था मैंग्रोव। तो मैंग्रोव जब मैं आंसर आपको बता रहा था तो मैंने एक चीज आपको और बताई थी कि मैंग्रोव पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करने वाले फॉरेस्ट में गिना जाता है। मैंग्रोव सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करने वाले फॉरेस्ट में गिना जाता है। इसी कारण मैंग्रोव फॉरेस्ट को कार्बन सिंक भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है? कार्बन सिंक भी बोला जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे। तो इसका मतलब मैंग्रोव से रिलेटेड दो फैक्ट इंपॉर्टेंट हो गए, दो टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट हो गया, एक ब्लू कार्बन और दूसरा है कार्बन सिंक। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अफ्लाटॉक्सिन केमिकली क्या है? ठीक है, अफ्लाटॉक्सिन केमिकल जो है वो होता क्या है? एक प्रतिबंधित कीटनाशक मतलब प्रोहिबिटेड इंसेक्टिसाइड, कैंसर प्रतिरोधी वैक्सीन। देखिए रसिया ने लॉन्च कर दी है ना, तो कैंसर से प्रोटेक्ट करने वाला वैक्सीन। ठीक है, और यहां भी भारत में सर्वाइकल कैंसर के लिए वैक्सीन जो है उसका वैक्सीनेशन ड्राइव चालू हो चुका है। कवक मतलब होता है फंगी से उत्पन्न रसायन, और लास्ट ऑप्शन क्या दिया है? नन ऑफ अबव। तो 4 ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि आपको क्या है, पढ़ाई जब भी कर रहे हैं आप छत्तीसगढ़ कोई भी कंपटीशन एग्जाम, ठीक है, तो उसमें छत्तीसगढ़ पीएससी का आप जो एग्जाम दिलाएंगे, है ना, फिर मेंस का एग्जाम दिलाएंगे प्री के बाद, तो क्या है देखिएगा, जब तक आप करंट से रिलेटेड होके या अपडेट होके नहीं पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत दिक्कत होगी, सिलेक्शन में बहुत प्रॉब्लम आएगा। ठीक, अभी क्या हुआ था, है ना, कुछ हफ्तों पहले की बात है, इंडोनेशियन गवर्नमेंट ने क्या किया, जो हमारे यहां से ना पीनट्स या ग्राउंड ये जो है मूंगफली है ना, इसको हम लोग जो क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं दूसरे जगहों में। तो इंडोनेशिया जो है उन्होंने क्या किया, इंडिया से आने वाली मूंगफली को लेने से मना कर दिया। उसका रीजन ये था कि क्या है, इसमें भारी मात्रा में अफ्लाटॉक्सिन केमिकल पाया गया। और ये अफ्लाटॉक्सिन केमिकल क्या होता है, आपने देखा होगा जो छिलका वाला मूंगफली रहता है ना, तो मूंगफली के दानों और जब छिलका को तोड़ते हैं हम लोग तो जाली जाली व्हाइट कलर का जाली जाली दिखता है, तो वो जाली जाली जो है वही अफ्लाटॉक्सिन क्या है, केमिकल है, जो कि कवक का इंफेक्शन है, इसके कारण मूंगफली का स्वाद कड़वा हो जाता है ना। और ये जो कवक की प्रजाति है ना, ये जो कवक की प्रजाति जो कि क्या है, ये केमिकल है ना उत्पन्न कर रही है, उसका नाम है एस्परजिलस पैरासिटिकस। ठीक है, इसका नाम है एस्परजिलस पैरासिटिकस और एस्परजिलस फ्लेवस। ठीक है, तो एस्परजिलस क्या है ना, पैरासिटिकस और एस्परजिलस फ्लेवस, ये दो प्रजातियां अफ्लाटॉक्सिन क्या है, केमिकल बनाती हैं मूंगफली के पौधे को इन्फेक्ट करके, और बीज के चारों ओर उसको का आपको ना नेटवर्क जाला जाला टाइप का दिख जाएगा। अब ये खतरनाक क्यों है? क्योंकि अफ्लाटॉक्सिन जो केमिकल है वो कार्सिनोजेनिक है। अब कार्सिनोजेनिक का मतलब क्या होता है, ये कैंसर पैदा करने वाला रसायन है। इसी कारण क्या है, इंडोनेशियन गवर्नमेंट ने उसको बैन कर दिया। तो ये इसका भी बहुत कंट्रोवर्सी हुआ था कुछ हफ्तों पहले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वर्तमान में चर्चित 3i/एटलस क्या है? ठीक है, जुलाई के महीने से 2025 मतलब इसी साल से लगातार क्या है, ये ना चर्चा में बना हुआ है, और आपको क्या है, सोशल मीडिया में जितने भी न्यूज चैनल हैं, न्यूज़पेपर में है, ये ना न्यूज सुनने और पढ़ने को मिल जाएगा, और लगातार इसकी चर्चा हो रही है। चर्चा यहां तक भी हो रही है, कई वैज्ञानिक दबे छिपे तो ये भी बोल रहे हैं कि ये ना एलियन
एक शिप भी हो सकता है, मतलब एलियन का है ना पहुंचना संभव भी हो जाएगा अब क्या है हमारी पृथ्वी में। और ये 19 दिसंबर 2025 को ये हमारे पृथ्वी के सबसे पास से होके ना गुजरने वाला है। तो यहां पे 4 ऑप्शन दिया हुआ ये है क्या, ठीक है। ये एक नया ग्रह जहां मनुष्यों का जीवन संभव है, नासा का नया अंतरिक्ष यान, एक इंटरस्टेलर, उपर्युक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये कोई नया ग्रह नहीं है, क्योंकि ये मूव कर रहा है लगातार, उसका मूवमेंट को नासा और बाकी देशों के वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। ये किसी भी प्रकार का अंतरिक्ष यान भी नहीं है, ये एक प्रकार का ना इंटरस्टेलर है। मतलब इसको ये बोला जा रहा है कि ये हमारे ब्रह्मांड का या सोलर सिस्टम का हिस्सा नहीं है, किसी दूसरे सोलर सिस्टम से आया हुआ है, क्योंकि ऐसा जो ऑब्जेक्ट है वो आज तक नहीं देखा गया था। और ये बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित कर रहा है, क्योंकि जो धूमकेतु से इसकी तुलना की जा रही है, लेकिन धूमकेतु जैसा इसका व्यवहार नहीं है, ठीक है। और ये क्या है, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से भी क्या हुआ, अट्रैक्ट नहीं हुआ, और वहां से भी यू टर्न लेके पृथ्वी के पास से गुजरने वाला है, ठीक है। इसी कारण कई सारे वैज्ञानिक ने यहां तक बोला है कि ये ना एलियन यान हो सकता है। तो 3I एटलस एक प्रकार का इंटरस्टेलर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है निम्नलिखित, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है ये। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही कूट का चयन कीजिए। गूगल ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में अत्याधुनिक AI हब बनाने की योजना बनाई है। दूसरा स्टेटमेंट है AI हब परियोजना भारत AI शक्ति के अंतर्गत लॉन्च की गई है, ठीक है। और यह USA का देश के बाहर सबसे बड़ा AI हब है। तो इसमें पूछा गया है कि क्या केवल पहला स्टेटमेंट सत्य है, क्या पहला और तीसरा, क्या केवल दूसरा, यह सभी सत्य है। तो प्रेजेंट और करंट सिनारियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना। तो देखिएगा क्या है ना, यहां पे क्या कंफ्यूजन हो सकता है दूसरा और तीसरे स्टेटमेंट में। AI हब परियोजना भारत AI शक्ति के अंतर्गत लॉन्च की गई है, और यह USA का देश के बाहर सबसे बड़ा AI हब है। तो USA का और इंडिया की परियोजना, तो दोनों में क्या स्टेटमेंट में थोड़ा सा फर्क है, लेकिन ध्यान से समझिएगा। ये ना तीनों स्टेटमेंट सही हैं, है ना। ये क्या है, भारत AI शक्ति, ये जो इंडिया का ही प्रोजेक्ट है उसके अंतर्गत लॉन्च किया गया है। इसमें हेल्प कर रहा है USA, क्योंकि गूगल हमारे यहाँ की कंपनी नहीं है। और ये कहां पे लॉन्च होगा, विशाखापट्टनम में, ठीक है। और क्या है, ये USA का पूरे वर्ल्ड में अपने देश के बाहर सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है AI से रिलेटेड। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। तो इसमें क्या तीनों स्टेटमेंट सही है ना। अगला जो है प्रश्न, यूनेस्को के विश्व जैवमंडल रिजर्व नेटवर्क में शामिल बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। तो विश्व जैवमंडल रिजर्व नेटवर्क ये नया कंसेप्ट है यूनेस्को का, क्योंकि बायोस्फीयर रिजर्व तो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम 1971 से चलाया ही जा रहा है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया कोल डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, नीलगिरी, नंदा देवी और सिमलीपाल, ठीक है। तो ये सभी भारत के प्रमुख बायोस्फीयर रिजर्व या जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। तो 4 जो ऑप्शन है उसमें से आपको किसी एक ऑप्शन पे टिक करना है, ठीक है। तो देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इन्वायरमेंट का। इसका आंसर है कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। और ये कहां पे है, हिमाचल प्रदेश में है। और ये बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी से क्या है, समृद्ध क्षेत्रों में गिना जाता है, ठीक है, जिसको यूनेस्को ने अभी हाल ही में विश्व जैवमंडल रिजर्व नेटवर्क के रूप में क्या कर लिया है, शामिल कर लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सैन्य अभ्यास कोंकण 2025 किन 2 देशों से संबंधित है। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है। प्रेजेंट सिनारियो में इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि देखिएगा यूक्रेन और रसिया का वार चल ही रहा है, इजराइल का भी है ना, फिलिस्तीन और गाजा वालों का जो एरिया है वहां पे लड़ाई चल रहा है ना। तो ये क्या है, इंटरनेशनल लेवल पे अभी ना पॉलिटिक्स जो बहुत ही अनसेटल हो चुका है, ठीक है। ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ था मई के महीने में, वो भी आपको पता है। तो ये क्या है, सैन्य अभ्यास क्या है, देश जो हैं वो संभावित भविष्य के खतरों के लिए करते रहते हैं, ठीक है। तो ये जो कोंकण है सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के सैनिकों के द्वारा किया गया था, भारत ब्रिटेन, भारत और USA,
भारत एवं श्रीलंका, भारत एवं ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर है भारत और ब्रिटेन। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, इस प्रकार के प्रश्न आते भी हैं एग्जाम में। ठीक है, राधा बहिन भट्ट जिन्हें क्या पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, वो किस फील्ड की हैं? ठीक है, तो ये आपको बताना है। संगीतज्ञ है, पर्यावरणविद है ना, मतलब इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, मधुबनी चित्रकला मतलब पेंटिंग, और भरतनाट्यम मतलब एक क्या है, क्लासिकल डांस की विधा है भारत की। तो आपको बताना क्या है कि जो है राधा बहिन भट्ट जी, वो किस फील्ड से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो देखिएगा राधा बहिन भट्ट क्यों हैं इतनी फेमस, क्योंकि वो इन्वायरमेंट के मुद्दों को लेके चर्चा में रहती हैं। और दूसरा चीज, एक बहुत ही एक क्या है कहना चाहिए, पॉपुलर इवेंट हुआ था पर्यावरण को लेके उत्तराखंड में चिपको आंदोलन, जहां पे क्या है वृक्षों की कटाई के विरोध में क्या है ये आंदोलन चलाया गया था। चंडी प्रसाद भट्ट, गौरा देवी, ये फेमस पर्सनालिटी थे जो जुड़े हुए थे। उन्हीं फेमस पर्सनालिटी में से एक राधा बहिन भट्ट भी हैं, जिनको उनके कार्य के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है विक्रम 3201 क्या है? एक स्वदेशी युद्धपोत मतलब सबमरीन है ना, सॉरी युद्धपोत मतलब होगा जो नेवल शिप होती है, समुद्री जहाज, उन्नत सुपर कंप्यूटर, एक स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर, और उपरयुक्त में से कोई नहीं। तो विक्रम 3201 क्या है ये बताइएगा, अगर आपने उसके बारे में कहीं पढ़ा है तो। ठीक है, देखिएगा विक्रम 3201 ये क्या है, इसरो द्वारा डेवलप एक क्या इंडिजिनस मतलब कि क्या है स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर है, जिसको डिफेंस सेक्टर में क्या है गवर्नमेंट ना यूज करने वाली है रक्षा के क्षेत्र में। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, ये किसी भी प्रकार का नेवल शिप या सुपर कंप्यूटर नहीं है, ये एक प्रकार का माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है चंद्रयान 2 अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपित करने के लिए इसरो द्वारा किस जियो सिंक्रोनस उपग्रह प्रक्षेपण यान का प्रयोग किया गया था? अब जैसे ही आप ये प्रश्न पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि सर चंद्रयान 2 को तो छोड़े कई जमाना हो गया, तो ये प्रश्न को आज हम लोग क्यों सॉल्व कर रहे हैं? ठीक है, 2026 के लिए ध्यान रखिएगा, है ना। जितना भी एम्बिशियस महत्वाकांक्षी परियोजना है, समझ रहे हो, और जितना कोई भी चीज में जहां भारत का प्रथम ऐसा जो फैक्ट आता है वो हमेशा रिलेवेंट रहता है। 2026 2036 में दिलाएंगे तब भी। जैसे हमारे लिए क्या है चंद्रयान जो है, तो चंद्रयान जितने भी मिशन हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या है हमारे इसरो का बहुत ही महत्वाकांक्षी मिशन था। मंगलयान भी पूछा जा सकता है आपसे, क्यों? क्योंकि क्या है मंगलयान से इसलिए पूछा जा सकता है और प्रासंगिक है प्री और मेंस दोनों में, क्योंकि मंगलयान एक ऐसा प्रोजेक्ट था इसरो का जो बिना किसी गलती के हमने मंगल ग्रह की कक्षा में मंगलयान को क्या किया था, स्थापित कर दिया था। ठीक है, आदित्य L1 इसको भी काफी टाइम हो गए हैं, है ना, लॉन्च हुए। ये क्यों प्रासंगिक रहेगा हमेशा? क्योंकि भारत का ये पहला सोलार मिशन है। तो ध्यान रखिएगा, कोई भी चीज जहां भी पहला कोई आया फैक्ट भारत का प्रथम, वो हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है। और दूसरा चीज, जो भी एम्बिशियस या वर्ल्ड लेवल पे रिकॉग्नाइज्ड या भारत के लिए महत्वपूर्ण कोई योजना परियोजना है, वो कभी भी पूछा जा सकता है आपसे, तो इसको हमेशा पढ़ के जाना है। ठीक है, इसीलिए क्या है क्वेश्चन को मैंने इंक्लूड किया है इसमें। ठीक है, तो ये आप तैयारी में जब करेंगे पढ़ेंगे तो इसको जरूर पढ़ के जाएंगे, तो ये ध्यान रखिएगा। तो GSLV Mark 3 M1 के द्वारा क्या किया गया था, ये मिशन लॉन्च हुआ था, है ना, तो ये ध्यान रखेंगे। तो पहला ऑप्शन सही है उसका। अगला क्वेश्चन है जेम्स डी वॉटसन तथा फ्रांसिस क्रिक का संबंध निम्नलिखित में से किस खोज से है? वैक्सीन, DNA की संरचना, मलेरिया निवारक औषधि और पेनिसिलिन। आप भी देखोगे प्रश्न पढ़ के तो आपको लगेगा ये भी आउटडेटेड टाइप का क्वेश्चन लग रहा है ना। DNA की संरचना जमाना हो गया, वैक्सीन कौन सा वैक्सीन, मलेरिया निवारक औषधि उसको भी जमाना हो गया बने, पेनिसिलिन तो पहला एंटीबायोटिक था वो भी जमाना हो गया। तो आप बोलोगे तो 100 साल पुराना क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। अभी जस्ट मैंने जो बात किया वो समझिएगा, है ना।
थोड़ी देर पहले भी मैंने इसको बताया था क्या कि आपको करंट से अपडेट जरूर रहना है जब भी पढ़ाई करें। ये जो जेम्स वॉटसन है और फ्रांसिस क्रिक का संबंध है डीएनए की संरचना से, है ना, इसके लिए नोबेल पुरस्कार 1953-54 में ही दिया जा चुका है। ठीक है, तो कई साल हो गए दिए हुए। ये दोनों यूएसए के क्या है, रिनाउंड साइंटिस्ट थे। तो अभी क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि इन दो साइंटिस्ट में से जेम्स वॉटसन जो है ना, जिन्होंने डीएनए की क्या है संरचना को खोजने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था, उनका 97 वर्ष की आयु में कुछ हफ्तों पहले निधन हो गया है। ठीक है, और डीएनए की खोज जो थी, उसकी संरचना की, विज्ञान की असाधारण खोज थी, है ना, और उनको नोबेल प्राइज भी मिला है। उनका डेथ हुआ है इनका, इसलिए उनका ना जो नाम है वो हाईलाइटेड है आज के डेट में, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है? लाल शैवाल, भूरा शैवाल, हरा शैवाल और नीला हरा शैवाल। ठीक है, क्लियर। तो क्या होता है देखिएगा, नाइट्रोजन जो रहता है ना, एटमॉस्फेरिक मतलब वायुमंडल में 78% गैस के रूप में है नाइट्रोजन, और जो मिट्टी में फर्टिलाइजर या उर्वरकों के रूप में है। ठीक है, इस नाइट्रोजन का कंजप्शन पौधे डायरेक्ट नहीं कर पाते। ठीक है, तो पौधों को नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती प्रोटीन के निर्माण के लिए, है ना, और सेल वॉल कोशिका भित्ति के निर्माण के लिए। तो इन सब चीजों के लिए नाइट्रोजन की जरूरत प्लांट को पड़ती है। तो एक जो बैक्टीरिया है, ये बाकी तीनों एल्गी हैं, ध्यान रखना। ये जो इसको ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। तो ब्लू ग्रीन एल्गी एक प्रकार का साइनोबैक्टीरिया है। ब्लू ग्रीन एल्गी एक प्रकार का साइनोबैक्टीरिया है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है और क्या करेगा, प्लांट को प्रोवाइड करेगा। ठीक है, जिसमें राइजोबियम, नॉस्टॉक, एनाबीना, एजेटोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, सुडोमोनास, क्लास्ट्रीडियम, ये सब शैवाल आते हैं। ये शैवाल मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी, है ना। ब्लू ग्रीन एल्गी होता भी नहीं है, वो बैक्टीरिया होता है। तो ये सभी प्रजातियों के नाम आपको पता भी होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ये एग्जाम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बायोमास का एक उल्टा पिरामिड किस इकोसिस्टम में पाया जा सकता है ना, समुद्र का, घास के मैदान का, वन का, टुंड्रा का। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक है इकोलॉजिकल पिरामिड का, है ना। ये पिरामिड का क्या, इकोलॉजिकल पिरामिड का क्या है, एक ना टॉपिक है। इकोलॉजिकल पिरामिड से प्रश्न पीएससी और व्यापा में आता ही आता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको पढ़ना है। ठीक है, अब जब तक आपको बायोमास का डेफिनेशन नहीं पता होगा, पिरामिड कैसे बनते हैं, है ना, वो नहीं पता होगा, तो ये आप एक क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इसका कंसेप्ट है ना, इसको समझना पड़ेगा तो बनेगा। तो अभी मैं फिलहाल क्या है, इसको शॉर्ट में ना, चूंकि हम लोग एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, तो इसको शॉर्ट में आंसर बता देता हूं। देखिएगा क्या होगा, है ना, उल्टा पिरामिड बोला गया है ना। उल्टा पिरामिड बायोमास का मतलब प्रोड्यूसर या उत्पादक से पिरामिड चालू करते हैं और धीरे धीरे क्या है, वजन बढ़ता जा रहा होगा इस प्रकार के पिरामिड में, है ना। बायोमास मतलब वेट से रिलेटेड रहता है, वेट मतलब वजन से। ठीक है, तो समुद्री जो रहता है पिरामिड, उसमें क्या होता है देखिएगा, एल्गी रहता है और फाइटोप्लैंक्टन रहते हैं। फिर उसको छोटी मछलियां खाती, छोटी मछलियां को ब्लू व्हेल और शार्क जैसे बड़ी मछलियां खाती। तो शैवाल का वजन बड़ी मछली से तो क्या है, कम ही रहेगा ना। तो ये उल्टा मरीन इकोसिस्टम का पिरामिड बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र मतलब इकोसिस्टम में एक पोषी स्तर मतलब ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल या पोषी स्तर में स्थानांतरण से ऊर्जा की मात्रा बढ़ती है, घटती है, स्थिर मतलब कांस्टेंट रहती है, दोनों हो सकता है, बट या घट दोनों हो सकता है, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, मतलब इंक्रीज या डिक्रीज दोनों। ठीक है, तो देखिएगा, ध्यान रखेंगे, है ना। एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है इकोसिस्टम में, लिंडमैन्स 10% लॉ। ठीक है, लिंडमैन्स 10% लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे ना आधारित है। इसमें क्या बताया गया कि इकोसिस्टम का फॉर्मेट, जैसे कि क्या हो गया, प्लांट मतलब प्रोड्यूसर, फिर प्राइमरी कंज्यूमर प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय कंज्यूमर सेकेंडरी
द्वितीयक उपभोक्ता सेकेंडरी कंज्यूमर, तृतीयक उपभोक्ता टर्शरी कंज्यूमर और लास्ट में अपघटक या डिकम्पोजर। जब इनमें क्या है, फूड कंज्यूम जब ये करते हैं तो एनर्जी जो ट्रांसफर होती है तो वो क्या है, 10% लॉ के अनुसार क्या होती है, एनर्जी लगातार क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो जब ये इसको आप डिटेल में पढ़ेंगे तो ये इसका कंसेप्ट क्लियर होगा, है ना। तो मैं एमसीक्यू के हिसाब से डायरेक्ट क्या है आंसर बता रहा हूं। तो क्या हो जाएगा ये ना, 10% लॉ के हिसाब से ट्रॉपिक लेवल मतलब इकोसिस्टम में एनर्जी क्या होती, लगातार कम होती या डिक्रीज होती। सॉरी, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बायोमैग्निफिकेशन या जैव आवर्धन का अर्थ क्या होता है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। वातावरणीय कारकों को मनुष्य द्वारा उठाना, रेस करना, खाद्य उपभोग के कारण जीवों की वृद्धि, जनसंख्या परिमाण में वृद्धि, खाद्य श्रृंखला के अंत तक अजैव निम्नीकरण प्रदूषकों के संकेंद्रण में वृद्धि। ठीक है, क्लियर है। तो ये 4 ऑप्शन क्या है दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर है। देखिएगा बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है। बायोमैग्निफिकेशन आज के डेट में जो वल्चर या गिद्ध के विनाश का बहुत बड़ा कारण बन रहा है, और गिद्ध आज IUCN की रेड लिस्ट में क्रिटिकली इंडेंजर्ड बर्ड की ना कैटेगरी में आता है, अधिक संकटापन्न प्रजाति। क्या हुआ है, गाय को क्या दिया जा रहा है, बहुत ज्यादा ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दिया जा रहा है, ये एक हार्मोनल इंजेक्शन है। डाइक्लोफेनाक पेन किलर दिया जा रहा है जो कि एक बैंड मेडिसिन है। बहुत सारा इसका जो प्रोडक्ट है डाइक्लोफेनाक जिसमें रहता है वो सीवियर इफेक्ट लीवर और किडनी में देखते हुए बैन कर दिया गया है, ये पेन किलर है। तो डाइक्लोफेनाक है, तो ये भारी मात्रा में मवेशियों को जिनसे दूध निकाला जाता है, गाय और भैंस को दिया जाता है। तो ये क्या होता है, उनके बॉडी में जाके इकट्ठा होता है और कंसंट्रेशन बढ़ने के कारण डेथ हो जाती है। जब इनकी डेथ होती है तो इनका डेड बॉडी को गांव के बाहर ले जाके फेंक दिया जाता है। इसके फ्लैशेस या क्या है, मांस को सड़े गले गिद्ध खाता है, वल्चर। तो गिद्ध के बॉडी में ऑक्सीटोसिन और डाइक्लोफेनाक का बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन हो जाता है, जिसके कारण गिद्ध मर रहा है और गिद्ध अब हमको दिखाई नहीं देता, कम हो गया है। तो ये ना गिद्ध के पॉपुलेशन का जो डिग्रेडेशन हुआ है उसका बहुत बड़ा कारण बायोमैग्निफिकेशन भी है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण है। जैव निम्नीकरण का मतलब होता है बायोडिग्रेडेबल कंपाउंड, है ना, या सब्सटेंसेस जो कि क्या होते हैं, धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स से सिंपल मॉलिक्यूल या जटिल से सरल अणुओं में टूटते हैं। प्लास्टिक, पॉलीथीन, पारा और रबर। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, प्लास्टिक, पॉलीथीन और मरकरी ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, मतलब जैव अनिम्नीकरण है। प्लास्टिक और पॉलीथीन तो कई 100 सालों तक पृथ्वी पर पड़े रह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें से क्या रबर जो होता है ये ना नेचुरल एक पॉलीमर है जो पौधों से प्राप्त होता है ना। तो इसका डिग्रेडेशन हो जाता है, ये प्रकृति में क्या है, अपघटित हो जाता है और नुकसान भी नहीं पहुंचाता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, डी। ठीक है, एक और करंट का क्वेश्चन, वर्तमान में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या नेशनल पार्क 2025 की बात कर रहे हैं अभी, जैसे कि अभी दिसंबर का महीना चल रहा है, कितना है, 105, 106, 107, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अभी हाल ही में आंसर सी आएगा इसका। हाल ही में क्या है, सिमलीपाल क्या है, उड़ीसा का एक सेंचुरी है ना, जिसको क्या किया गया है, सिमलीपाल जो उड़ीसा का एक ना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसको नेशनल पार्क घोषित किया गया है, ये 107वां नंबर का नेशनल पार्क है और 106वां नंबर का रायमोना असम का था। ठीक है, तो ये क्या है, संख्या 107 हो चुकी है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला जो है प्रश्न, बेलम पैकेज क्या है। तो पेरिस सम्मेलन समझौतों को प्रभावी रूप से लागू करना, 2015 में हुआ था पेरिस सम्मेलन। पृथ्वी के औसत तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री तक सीमित रखना और ग्लोबल हेल्थ सिस्टम का जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को देखते हुए क्रियान्वित करना, और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, एक मिनट, इसमें से क्या है, ये जो है ना, प्रश्न को पढ़िए, देखिएगा ये ऑप्शन उपर्युक्त सभी है। मैं इसको बता देता हूं, थोड़ा मिस्टेक हुआ है ना। देखिएगा अभी क्या है, COP30। ठीक है, COP30 का आयोजन हुआ है ब्राजील में और उसका जो शहर है वो है बेलेम। ठीक है,
तो वहां पे जो आयोजित सम्मेलन है उसमें क्या है, पेरिस समझौता जो 2015 को जो लागू हुआ था उसको प्रभावी रूप से लागू करने की भी बात हुई है, पृथ्वी के औसत तापमान वृद्धि को सीमित रखने की भी बात हुई है, और ग्लोबल हेल्थ सिस्टम को इंप्रूव करने की भी बात हुई है। तो इसका ना ये तीनों सही है। सीओपी मतलब क्या होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होता है, मतलब ऐसे देश जो कि क्या है पर्यावरण को लेके जो मुद्दे होते हैं, मीटिंग्स होती हैं उसमें हिस्सा लेते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है। तो ये उसका सभी होगा, है ना, ऑप्शन सही है। तो ये भी करंट से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। मेरे साथ बने रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग कुछ और प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण से संबंधित रहेगा।